अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 8 करेंगे हम डिस्क्रीट मैथ का। तो सेट का हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 7 में किया था। अब उसके बाद हमने वेन डायग्राम को डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो वेन डायग्राम में क्या है, सबसे पहले उन्होंने यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया आपको, जो कि आप लोगों को पहले भी पता होगा। तो उसी को हमने देखना है कि हम उसका मेंबरशिप टेबल किस तरह से ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ उसकी वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो यूनियन में क्या है, आपको पता होता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में आते हैं, यानी ए और बी दोनों के मिला के हम लोग सारे लिख देते होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, आपको पहला सेट दिया हुआ है यू, जिसमें आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है। और ए में उन्होंने आपको एलिमेंट्स दे दिए ए सी ई जी और बी में दे दिए हैं डी ई एफ जी। अब इनका आपने यूनियन लेना है। तो यूनियन में हम क्या करेंगे, सबको मिला के लिख देंगे। ए भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें बी तो कहीं भी नहीं है, लेकिन सी है, फिर डी भी है, फिर ई दोनों में आ रहा है, लेकिन हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं। फिर जी भी आ जाएगा और एफ भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपने यूनियन में सारे एलिमेंट्स मिला के लिख लिए। और यूनियन की वेन डायग्राम कैसे बनती है। अच्छा, वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले तो देखना होता है कि आप सर्कल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। देखें, यूनिवर्सल सेट के लिए हमने क्या करना होता है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी होती है। ठीक है। अब उसके अंदर सर्कल की फॉर्म में ए और बी आते हैं। तो ए और बी आपने यूँ अलग अलग बनाने हैं या एक दूसरे के ऊपर यूँ बनाने हैं, वो कैसे पता चलता है। आप देखेंगे कि ए और बी में कुछ कॉमन है क्या। जैसे इन ए और बी में देखें तो ई भी दोनों के अंदर आ रहा है और साथ में जी भी दोनों के अंदर आ रहा है। तो ए और जी कॉमन आ रहा है ना। तो जब कुछ कॉमन होता है ना, तो फिर हम सेट्स को यूँ बनाते हैं, ओवरलैपिंग। ये बी हो जाएगा। ठीक है। कैसे बनाते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स बनाते हैं। और अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना होता तो फिर हमने क्या करना था, हमने ए और बी को बिल्कुल अलग अलग बनाना था। ठीक है। और अगर इस तरह से हो, जैसे ए है ना आपके पास 1 2 और बी है 1 2 3 4, तो अगर देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है ना, तो ए पूरे का पूरा ए के अंदर बी के अंदर आ रहा है। तो उसकी वेन डायग्राम भी आपने कुछ इस तरह से बनानी होती है कि बाहर बी बना के ना, तो ए उसके अंदर आपने पूरा बनाना होता है। फिर आप इस तरह से नहीं करते। ये तब होता है जब कुछ कॉमन आ रहा है लेकिन कुछ अलग भी है। और इस तरह की डायग्राम आप तब बनाते हैं जब ए के सारे ही एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो फिर ए पूरा बी के अंदर आपने ड्रॉ करना होता है। ठीक है। अब शेड करने का तरीका क्या होता है, यूनियन में क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, तो आप ये पूरा पार्ट इसका सर्कल वाला शेड कर देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ए और बी सारा उन्होंने कम्प्लीटली शेड कर दिया। ठीक है। तो ये तो हो गया यूनियन। और यूनियन के कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पे आप लोगों ने याद रखने हैं। देखें, ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होता है, यानी यूनियन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आप ए का बी से यूनियन लें या बी का ए से लें, दोनों सूत्रों में आंसर आपका सेम ही आएगा। और ए जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। इसी तरह से बी इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इस बात का क्या मतलब है, देखिए आप लोगों को ये भी मैं लिख के दिखाती हूँ ज़रा। जैसे ए है हमारे पास 1 2 और बी है हमारे पास 1 3 4। ठीक है। तो यूनियन क्या आएगा, यूनियन में देखें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, यानी हमने सबको मिला के लिख दिया ना। अब देखें, जो ए है और ये बी है, ये हमने निकाला है ए यूनियन बी। ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनियन के अंदर आ रहे हैं, और बी के भी जितने एलिमेंट्स हैं 1 3 4 वो भी यूनियन के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है ए भी इसका सबसेट हुआ और बी भी इसका सबसेट होगा। ठीक है। तो ये एमसीक्यू में चीज़ें आ सकती हैं सबसेट से रिलेटेड, कि ए भी यूनियन का सबसेट होता है और बी भी उसका सबसेट होता है। इसको आप जो है वो नंबर्स की फॉर्म में यूँ भी देख सकते हैं, या जो भी एग्जांपल ले लें, आपने कॉन्सेप्ट ही लेना है ना। उसके बाद बात आती है मेंबरशिप टेबल की। तो मेंबरशिप टेबल मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। आपने जैसे पी और क्यू के लिए ड्रॉ किया होता है ना, वैसे ही आप करते हैं कि आप 4 वैल्यूज़ लेते हैं, जिसमें से 2 ट्रू हम 2 फॉल्स लेते थे ना। तो अब हम 2 1 लेंगे और 2 0 लेंगे, फिर 1 1 1 0 1 1 1 0। और यूनियन जो है, यूनियन वो और की तरह काम करता है। और में हम क्या करते थे, एक भी अगर ट्रू होता था तो हम आंसर ट्रू करते थे। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, एक भी 1 होगा तो हमारा आंसर 1। इधर भी हमें एक 1 नज़र आ रहा है तो 1, यहाँ पे भी 1 है तो 1। सिर्फ जहाँ दोनों 0 होंगे वहाँ 0 आंसर आएगा। ठीक है। तो यूनियन को आपने और ऑपरेशन की तरह यहाँ पे यूज़ करना है। नीचे उन्होंने बता भी दिया कि मेंबरशिप टेबल जो होता है ना इसका, यूनियन का, वो सिमिलर होता है टू द ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन, जिसे हम और भी कहते हैं, जिसका ये सिंबल होता है। ठीक है।
देन आ जाता है हमारे पास इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं जी, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए से भी बिलोंग करते हैं एंड बी से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसकी नोटेशन क्या थी, जो ए से बिलोंग करते हो या बी से, यानी ए के अंदर आ रहे हैं या बी के अंदर आ रहे हैं, दोनों में से किसी एक में भी आ रहे हैं तो वो यूनियन में लाजमी आते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में जो दोनों के अंदर होते हैं वो हमने लेने होते हैं, ए के अंदर भी आए एंड बी के अंदर भी आए, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने ABCD की फॉर्म में यहाँ पे दे दी है, आप उसको नंबर्स की फॉर्म में भी देख सकते हो कि जो सेम चीज़ें आ रही होती हैं, ये A है और ये B है, तो सेम क्या आ रहा है यहाँ पे, देखें E सेम आ रहा है और E और G दोनों में आ रहा है ना, तो वो इंटरसेक्शन EG हो जाएगा। नंबर्स की फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 2 4 6 अगर आपने एग्जाम्पल लिया है तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे, देखें 2 आ रही है, तो इंटरसेक्शन में 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसकी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो कॉमन पार्ट कौन सा आता है ए और बी में, ये भी हमने यहाँ पे जो ड्रॉ की थी उसमें भी आप देख सकते हैं कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, दोनों में ये वाला आ रहा है, तो ये अंदर वाला पार्ट शेड होगा, ठीक है। अभी तो इनकी वैल्यूज़ हम नहीं ले रहे ना, आगे चल के मैं आपको वैल्यूज़ के साथ वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपको बहुत ईजीली पता चल जाएगा कि आपने कौन सा हिस्सा शेड करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, और वहाँ पे यूनियन में हमने पढ़ा था कि ए जो है ना वो सबसेट होता है यूनियन का और बी सबसेट होता है यूनियन का, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन सबसेट होता है ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का। जैसे देखें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, हमारे पास 2 आया ना, तो 2 ए के अंदर भी है और 2 बी के अंदर भी है, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये सबसेट है ए का क्योंकि ये उसके अंदर लाई कर रहा है, और ये सबसेट है बी का क्योंकि ये इसके अंदर भी लाई कर रहा है, ठीक है। ये फ़र्क याद रखिएगा दोनों में। और अगर इंटरसेक्शन 0 आ रहा हो यानी एम्प्टी सेट आ रहा हो, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि ए और बी दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। अच्छा जी, इसका मेंबरशिप टेबल जो है वो भी इसी तरह से 2 1 2 0 लेने हैं, फिर 1 1 1 0 1 1 1 0 और एंड की तरह काम करता है ये जो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। कंजंक्शन यानी एंड की तरह काम करेगा, और इसमें क्या होता है, एंड के अंदर दोनों 1 होंगे तो ही हमारा आंसर 1 होगा, अदरवाइज़ हमारे आंसर्स क्या होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर हम दो सेट्स को माइनस करते हैं, यूँ A माइनस B, और इसका तरीका क्या होता है कि आपने वो एलिमेंट्स लेने होते हैं जो A के अंदर तो मौजूद हों लेकिन B के अंदर मौजूद ना हों, ठीक है। कैसे, देखें आप A लिख रहे हैं और आप B लिख रहे हैं, जो सेम है ना उनको आप काट दें, E भी कैंसिल हो जाएगा और G भी, माइनस में ये करना होता है आपने। अब हमारे पास क्या बचा, A C और D F बचा, लेकिन हमने सिर्फ वो लिखने होते हैं जो A में हैं, B वाले हमने नहीं लिखने होते, ठीक है। तो पहले के अंदर क्या बचा हमारे पास, A C, तो माइनस के आंसर में सिर्फ A C आएगा, इसमें हालांकि D F बच गया था लेकिन हमने वो आंसर में शामिल नहीं करना होता। माइनस में हम सिर्फ पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखते हैं। इसको आप इस फॉर्म में भी देख सकते हो, 1 2 3 A दिया हुआ है, 2 4 6 दिया हुआ है। अब 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बचा, 1 3, हालांकि 4 6 भी बच रहा है, लेकिन हमने फर्स्ट जो सेट होता है सिर्फ उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। और जब इसकी वेन डायग्राम बनती है तो वो कुछ इस तरह की बनती है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ओवरलैपिंग होंगे ना, तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो ए पूरा तो वैसे यहाँ तक आ रहा था ना, लेकिन जो उसके बी में आ रहे होते हैं वो हम कट कर देते हैं, तो ये हिस्सा बी में आ रहा था ना उसका, तो ये निकाल देना आपने, जो पीछे बचा सिर्फ वो आपने शेड कर देना है, ठीक हो गया। देन हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और जैसे हमने पढ़ा था कि यूनियन और इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। आप ए में से बी माइनस करो या बी में से ए माइनस करो, आपके आंसर्स डिफरेंट आते हैं, क्योंकि देखें ये ए माइनस बी निकाला था ना हमने, अब अगर बी माइनस ए निकालते हैं तो पहले बी आएगा 2 4 6, फिर ए आएगा 1 2 3, तो अब देखें सेम जो 2 था वो कट हो गया, तो अब b माइनस ए का आंसर क्या आएगा, जो पहले में बचे हैं वो कौन से हैं, 4 और 6 बचे हैं ना, फर्स्ट वाले के आपने देखने होते हैं जो रिमेनिंग है, तो वो 4 और 6 हैं। तो देखें दोनों में हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है, इसमें हमने फर्स्ट a को रखा था तो a के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे थे, इसमें हमने फर्स्ट b को रखा हुआ है तो b के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे, जिससे हमारा आंसर डिफरेंट होगा, कभी भी सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो डिफरेंस आपका आता है वो सब सेट होता है a का, a से मुराद है फर्स्ट, ठीक है। अगर आप b माइनस ए कर रहे हो ना तो फिर वो सबसेट होगा b का, यानी जो पहला होता है ना उसका सबसेट आता है, क्योंकि उसी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लिखते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। देन आ जाता है आपके पास जी a माइनस बी लें, a इंटरसेक्शन b लें या b माइनस लें, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि इंटरसेक्शन का आंसर माइनस के इक्वल आ जाएगा,
या a माइनस बी का आंसर जो है वो b माइनस है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता। डिसजॉइंट का मतलब है कि एक भी एलिमेंट इनमें सेम नहीं आएगा, टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर एक भी सेम आ जाए तो वो तो म्यूचुअली वो होते हैं ना, ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट से मुराद है एक भी एलिमेंट सेम नहीं आएगा। और इसका जो हम बनाते हैं ना मेंबरशिप टेबल, वो कैसे बनाते हैं, इसको हम P इम्प्लाइज Q का जैसे बनाते थे ना, वैसे बना के उसका नॉट ले लेते हैं। P इम्प्लाइज Q के अंदर क्या होता था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स था तो हमारा आंसर फॉल्स आता था ना, यानी पहला 1 दूसरा 0 होगा तो हमारा आंसर 0 आता था। लेकिन उसका जब नेगेशन लेंगे तो वो 0 को उलट करके क्या कर देगा, 1 कर देगा, ठीक है। तो 2 0 2 1 इसी तरह से 1 1 0 इस तरह करके आपने लिख लेना है। अब ये किसकी तरह काम करता है, इम्प्लाइज़ का नॉट। इम्प्लाइज़ में क्या होता था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता था, लेकिन हम उसका नॉट लेंगे तो वो फॉल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी जो है अगर पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू हो तो हमारा आंसर वहाँ पे फॉल्स होता था ना, सॉरी ट्रू होता था ना, पहला अगर ट्रू और दूसरा भी ट्रू हो तो हमारा आंसर ट्रू आता था, लेकिन हमने उसको उलट करके फॉल्स लगा देना क्योंकि हम उसका नॉट ले रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे तो पहला ट्रू है ही नहीं, तो अगर पहला ट्रू ही नहीं होता था तो फिर वहाँ पे आंसर ट्रू आता था, तो लेकिन उसको आपने उलट करके फॉल्स कर देना है, ठीक है। इसमें फॉल्स सिर्फ तब आता था जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, तो उसको आपने ट्रू कर देना है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो ये भी आपने याद रखना है किसकी तरह काम करता है। देन आ जाता है हमारे पास जी कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, 2 सिंबल्स होते हैं इसके, आप इसको AC भी लिख सकते हो, आप इसको A डैश भी लिख सकते हो और AN भी लिख सकते हो, ठीक है। AN तो बहुत ही कम यूज़ होता है, आपने ये 2 सिंबल्स याद रखने हैं। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में अगर आपने फॉर एग्जांपल A का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप A को U में से माइनस कर दोगे। जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, उसको U में से माइनस कर देना है। और माइनस करना तो हमने सीख लिया कैसे करते हैं, सेम एलिमेंट्स हम कट कर देते हैं, और पेपर में तो ज़ाहिर आप कट नहीं कर सकेंगे ना वहाँ पे, तो बस आपने सेम एलिमेंट्स को इग्नोर कर देना है, और जो फर्स्ट में रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका आंसर होगा। जैसे U और A दिया हुआ है, तो U में से A माइनस करना है, तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, C सेम है, कैंसिल हो जाएगा, E भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और G भी। तो पहले में क्या बचा, B D और F बचा, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और उसकी जो वेन डायग्राम होती है वो कैसे बनती है, आपने क्योंकि एक ही सेट है ना तो सिर्फ एक सर्कल बनेगा, फिर B नहीं हम बना रहे क्योंकि सिर्फ हम A कॉम्प्लीमेंट का बना रहे हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट में देखें A वाले एलिमेंट्स निकल गए हैं सारे, A वाले सारे निकल गए ना, सिर्फ U वाले कुछ बचे हैं, ठीक है। तो A वाले सारे आपने निकाल देने हैं, यानी उसको शेड नहीं करना, जो U है वो सारा बाकी शेड हो जाएगा, ठीक हो गया। रिमार्क क्या है, इसके कुछ रिजल्ट्स हैं। A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, U माइनस A। B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, अगर आपसे पूछा जाए U माइनस B। C कॉम्प्लीमेंट U माइनस C, यानी जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको आपने जस्ट U में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और A और कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो हमेशा एम्प्टी सेट आता है। देखें ये A था ना, ACEG, और ये BDF है, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, कभी भी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। तो इनका जब भी आप इंटरसेक्शन लेंगे वो हमेशा फाई यानी एम्प्टी सेट ही आएगा, और इनका यूनियन जब भी लेंगे तो वो U के इक्वल आता है। देखें आप ऊपर एग्जांपल में, अगर आप इनका यूनियन लें यानी इन दोनों को मिला दें, A और A कॉम्प्लीमेंट को, तो A B C D E F G सारे आ जाएंगे ना जो कि U के अंदर मौजूद हैं। और इसका जो मेंबरशिप टेबल होता है वो नॉट की तरह बनाते हैं हम, नेगेशन की तरह, यानी अगर ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे 1 को 0 और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि नेगेशन की तरह काम करता है। अब आगे आपका अभी काफ़ी लंबा हमारा पढ़ा हुआ ये चैप्टर, सारी की सारी आगे एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। कुछ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, कुछ आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह आप लोगों को मतलब ये बेसिक आपने टॉपिक्स तो समझ लिए हैं ना, अब इनको आगे आपने एग्जांपल्स में यूज़ करना है, ठीक है। एग्जांपल देखें, पहली एक्सरसाइज में आपको U दिया हुआ है, X दिया हुआ है, और ये तो बड़े क्लियरली आपको दे दिए है ना उन्होंने U और X। तो Y में देखें उन्होंने एक इक्वेशन दे दी है, Y इज़ इक्वल टू 2X। तो इस X की जगह ना आपने ये बारी बारी X की वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी ये 1 यहाँ X की जगह पुट करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, तो Y का जो सेट बनेगा वो हमारा इस तरह से बनेगा 2। फिर इस X की जगह X की अगली वैल्यू पुट कर दें 2, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। फिर ये 3 यहाँ पे पुट करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8 एंड 5 2 ज़ार 10, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ उसके लिखने हैं आपने X के, ठीक है।
अब आपके पास आगे आ जाता है जी के अंदर कहते हैं ये इक्वेशन है z² माइनस 9z प्लस 14। तो आप देखें यहाँ से जी की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, मिड टर्म ब्रेकिंग करके निकाल सकते हैं ना हम। मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो इसके फैक्टर्स कौन से बनेंगे, z² माइनस 9z प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें 7 और 2 बनते हैं, 7 2 14, और जब आप उनको ऐड करते हैं तो वो 9 आ जाता है, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो z कॉमन आ रहा है, अंदर z माइनस 7 बचेगा, -2 कॉमन आ रहा है, z और माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो एक z माइनस 7 और दूसरा z माइनस 2, दोनों को अलग अलग 0 करते हैं तो एक z की वैल्यू 7 आ जाएगी और एक 2। तो z का जो हमारा सेट है वो बनेगा 2 और 7। ठीक है, y भी हो गया, z भी हो गया, u और x भी दिया हुआ था। अब हम चलते हैं आगे, x और y का इंटरसेक्शन लेना है। तो x ये है और y ये है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, 2 आ रहा है, उसके अलावा 4 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ हमारा 2 और 4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं y और z का यूनियन लेना है आपने। यूनियन में क्या होता है कि सबको मिला के लिख देते हैं ना, ये और ये y और z को मिला के लिख देना है। तो 2 आ जाएगा, फिर 4 6, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 10, 2 4 6 7 8 10। फिर x में से z माइनस करना है आपने, तो ये x है और ये z है, तो सेम सेम कट हो जाएंगे, 2 कट हो जाएगा और तो कुछ भी सेम नहीं है। तो अब पहले के अंदर जो बच गए हैं ना 1 3 4 5, वो आपका आंसर आएंगे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमने फाइंड करना है y कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट में हमने u में से y को माइनस कर देना है। u 1 से 10 तक है, तो 1 से 10 तक ये वाले नंबर्स कट हो जाएंगे, इवन वाले, तो पीछे ऑड वाले बचेंगे 1 3 5 7 9। ये आपका आंसर आ जाएगा y कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, देन आपने x कॉम्प्लीमेंट माइनस z कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम x कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, z कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उन दोनों को हमने माइनस करना है। x कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, u में से x वाले माइनस कर देने हैं, यानी 1 भी माइनस हो गया, 2 भी हो गया, 3 4 5 माइनस हो गए, तो 6 7 8 9 10 हमारा आंसर आएगा x कॉम्प्लीमेंट का, वो हमने लिख लिया। फिर माइनस करना है हमने z का कॉम्प्लीमेंट, यानी u में से z माइनस कर दें, तो 2 और 7 कट हो जाएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे हमारे 1 3 4 5 6 8 9 10, यानी 2 और 7 बस आपने इसमें से u में से निकाल देना है। अब माइनस करना है, माइनस में सेम सेम कट हो जाते हैं, तो यहाँ से 6 कट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 8 कट हो जाएगा, देन आपका 9 कट हो जाएगा और 10 कट हो जाएगा। तो पहले के अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ 7 बचा, तो हमारा 7 आंसर आ जाएगा। दूसरे को आपने इग्नोर करना है, सिर्फ आपने फर्स्ट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी x माइनस जी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो x माइनस जी पहले आप निकालोगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, यानी फिर उसको u में से माइनस करोगे। ठीक है, तो पहले x माइनस जी निकालते हैं, तो x में से z के एलिमेंट्स निकाल दें, तो सिर्फ 2 कट होता है। ठीक है, तो पहले के अंदर बचता है 1 3 4, ये ऊपर भी हमने निकाला था, शायद ये निकाला था 1 3 4 5। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास। अब u में से आपने इसको माइनस करना है, तो 1 3 4 5 कट हो जाएंगे, बाकी 2 6 7 8 9 10 बचेगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि इस तरह से जब माइनस करके कॉम्प्लीमेंट लें या कॉम्प्लीमेंट लेकर माइनस लें, तो दोनों सूत्रों में आंसर हमारा सेम नहीं आता, डिफरेंट आता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्सरसाइज है। ये उन्होंने दिए हुए हैं हमें जी से मुराद इंटीजर्स हैं जो कि 0 से 10 तक हैं। तो हमारे पास 0 1 2 3 अप टू 10 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। फिर दूसरे में कहते हैं p इज़ अ प्राइम नंबर, इसी में से सिर्फ आपने प्राइम नंबर लेना है। याद रखिएगा, जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो आगे वाले सेट जितने भी होंगे वो आपने u में से ही चूज़ करने होते हैं, u से बाहर आप नहीं जा सकते। तो प्राइम नंबर सिर्फ इसमें से उठाने हैं आपने, तो वो प्राइम नंबर हमारे आ जाएंगे 2 3 5 7। ठीक है, u लिख लिया, p लिख लिया। अब q है, q में हमें क्या कहते हैं कि आपने x² लेस दैन 70 वाले नंबर्स लेने हैं, यानी ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर 70 से कम आता हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। ठीक है, तो आपने तब तक जाना है जब तक आपका आंसर जो है वो 70 से छोटा आए। तो हम 8 तक जाएंगे बस, क्योंकि 7 7 ज़ार 49, 8 8 ज़ार 64। लेकिन 8 से आगे जब आप जाते हैं ना 9, तो 9 9 ज़ार 81 हो जाता है। 81 फिर 70 से बड़ा हो जाएगा, हमने 70 से पीछे रहना है। तो फिर 8 8 ज़ार 64 होता है, वो छोटा है ना 70 से, तो बस हमने 8 पे स्टॉप कर देना है। ठीक हो गया। अब इसकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी, मैंने आपको बताया था कि जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होते हैं तो हम ए के अंदर बी को ड्रॉ करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कि क्यू के जो एलिमेंट्स हैं पी के, वो क्या हैं 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 पूरे का पूरा क्यू के अंदर आ रहा है ना, तो पी जो है वो सबसेट है क्यू का। तो पी को हमने क्या करना है, अंदर ड्रॉ करना है, और क्यू को बाहर ड्रॉ करना है, यानी पी उसके अंदर आ रहा है सारा। ठीक है, अब एलिमेंट्स को लिखने का तरीका क्या होता है, देखें। आप यूँ लिखते हैं, आप ये बना रहे हैं क्यू,
ठीक है। देन आपने ये बनाया है Q और उसके अंदर बनाया है P। ओवल्स ड्रॉ कर लें, सर्कल्स ड्रॉ कर लें, एक ही बात है, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं होता इसके अंदर। अच्छा, तो हमारे एलिमेंट्स पहले हम P के लिखते हैं। P के एलिमेंट्स हैं हमारे 2, 3, 5, 7, ठीक है। फिर हम Q के लिखते हैं। तो Q के क्या हैं, 0 से 8 तक है ना, तो हमने 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 भी लिख, जो वेन डायग्राम में जो नंबर आप एक दफ़ा लिख लेंगे उसको आप दोबारा नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 आएगा, 5 हो गया पहले, फिर 6 हो गया, 7 आएगा, फिर 8, ठीक है। अब हमने 8 तक, अब हम चलते हैं U पे। तो U हमारा था 0 से 10 तक, तो 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1 भी लिख लिया, 2 लिख लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम लिख चुके हैं। सिर्फ 9 और 10 बचा है, तो ये 9 और 10 हम बाहर, इन दोनों से बाहर लिखना है, क्योंकि 9, 10 इन दोनों के अंदर नहीं आ रहा, इनसे बाहर सिर्फ U के अंदर आ रहा है, ये हमारा U होता है, ठीक है। ये तरीका होता है एलिमेंट्स को लिखने का। अभी आगे बड़ी एग्जाम्पल्स आएंगी तो मैं आप लोगों को उसमें भी करवाऊंगी। अच्छा, अब कहते हैं P कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर उसका इंटरसेक्शन लो Q के साथ। तो पहले हम P कॉम्प्लीमेंट लेंगे, P कॉम्प्लीमेंट में U में से P माइनस कर देना है, माइनस तो आप लोग कर लेंगे ना अब, फिर आपने Q के साथ इंटरसेक्शन ले लेना उसका, ठीक है। लंबा लेक्चर है इसलिए ऑलरेडी हमारे देखें 20 मिनट हो भी चुके हैं और अभी तो हमारा 50% ये हुआ है, तो काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, तो इसलिए मैं अब आप लोगों को ना थोड़ी थोड़ी मतलब एग्जाम्पल्स खुद करने के लिए दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज हमारे पास आ जाती है कि आपको कुछ सेट्स दिए हुए होते हैं और आपसे कहते हैं एक और सेट फाइंड करना है आपने, जैसे U और C दिया हुआ है और इन चारों के लिए U और C सेम रहेगा, बाकी आपने इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए ना A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे देखें, कहते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू U, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 1। अब देखें, हमने A निकालना है, B की वैल्यू क्या है, 1 है, और A और B के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी A के अंदर 1 तो नहीं आने वाला ना, ये तो हमने डिसाइड कर लिया, A के अंदर 1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 आता तो ये 1 तो B के अंदर भी है, तो फिर इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आना था, ठीक है। अच्छा, अब A के अंदर क्या आ सकता है, अगर आप उनका यूनियन लेते हो तो वो किसके इक्वल आता है, U के, तो U किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5, और 1 जो है वो किसके अंदर है, B के अंदर है, और हमने कहा कि 1 A के अंदर नहीं आ सकता, इसका मतलब है ये जो बाकी हैं 2 3 4 5 ये A के अंदर होंगे ना, तभी आप इन दोनों का यूनियन लो तो आपका U वापस आता है, ठीक हो गया। देन दूसरे पे आ जाएं, A इज सबसेट ऑफ B एंड A यूनियन B इज इक्वल टू 4 5। A सबसेट ऑफ B का मतलब है कि A पूरे का पूरा B के अंदर लाए कर रहा है, तो इनका यूनियन लेने से 4 5 आता है। तो A अगर सबसेट है B का, तो जो सबसेट होता है ना जब आप यूनियन लेते हो, ये हमने पीछे पढ़ा था, तो वो B के ही इक्वल आता है, ये पढ़ा था ना हमने। जैसे अगर आप कहते हैं कि A 1 2 है और B जो है 1 2 3 है, तो आप देखें A सबसेट है ना B का, A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं, आप इनका यूनियन लेंगे तो 1 2 3 आएगा, यानी B ही वापस आता है, ठीक है। तो यानी ये B हमारा जो है वो 4 5 आ गया, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है ना कि B 4 5 है, ठीक है, क्योंकि यूनियन अगर ये है तो B भी यही होगा। अब A जो है वो या तो 4 हो सकता है या वो 5 हो सकता है, दोनों कंडीशन हैं, तो आपने दोनों लिख देनी है। A जो है वो या तो 4 होगा या फिर 5 होगा। 4 5 पूरा क्यों नहीं हो सकता, पूरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे नीचे इक्वल टू का सिंबल नहीं दिया, प्रॉपर सबसेट है ये, ठीक है। इस तरह से आपने इक्वल टू अगर लगा होता फिर हम कह सकते थे कि वो या 4 है या 5 है, या 4 5 पूरा भी हो सकता है, लेकिन अब A या तो सिर्फ 4 होगा या सिर्फ 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए थर्ड पे, A इंटरसेक्शन B हमें दिया उन्होंने 3, यूनियन दिया है 2 3 4, और फिर B यूनियन C दिया है 1 2 3, और C हमें पहले से पता था यहाँ पे 1 3 है। अब आपने इसमें से A बताना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोच के करने वाला है। देखें, C आपके पास 1 2 3 है ना, 1 3 है, तो B और C का यूनियन ले रहे हैं तो 1 2 3 आ रहा है, यानी B जब हम लिखेंगे ना तो उसके अंदर 2 लाजमी आएगा, B के अंदर 2 लाजमी आएगा, क्योंकि ये 1 और 3 तो C के एलिमेंट्स है ना, तो B के अंदर यानी 2 मौजूद है। अब देखना है कि उसके अंदर और क्या क्या मौजूद है, तो देखें A और B का इंटरसेक्शन लें तो 3 आता है, यानी 3 A के अंदर भी होगा और B के अंदर भी होगा, तो B के अंदर 3 भी आएगा, और जब हम A लिखेंगे उसके अंदर भी 3 आएगा। इंटरसेक्शन का ये मतलब है ना, ये चीज़ दोनों के अंदर आ रही है। अब देखें A यूनियन B क्या आ रहा है, 2 3 4, तो B के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 3 है। अब ये 2 3 B के अंदर है तो A के अंदर होगा ना 4,
4 जो है वो किसके अंदर होगा, ए के अंदर। 4 बी के अंदर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 बी के अंदर होता तो यूनियन लेने से 4 यहाँ भी आना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ था। इसका मतलब है बी 4 के अंदर 4 बी के अंदर नहीं है, 4 किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो यहाँ से हमें मिल गया ए क्या है, 3 4। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको उन्होंने इंटरसेक्शन ए और बी का दिया, बी और सी का दिया, और साथ में यूनियन दिया, और सी हमें ऑलरेडी पता था। अब आपने यहाँ से ए बताना है, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, और सी क्या है हमारे पास 1 3 है। तो सी और बी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी 1 और 3 बी के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ए और बी में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और जब यूनियन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो बी है वो 2 होगा ना, बी में 2 आएगा, ये 2 फिर ए के अंदर नहीं आ सकता। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, 1 बचा, तो इसका मतलब है 1 ए के अंदर होगा। ठीक है, 1 बी के, अब बी के अंदर हमने 2 कहा, लेकिन हमने ए के अंदर 1 कहा। हम बी के अंदर 2 क्यों नहीं कह रहे, 2 बी के अंदर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन लेने से क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, ये हमारे हो गए जी कुछ इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमने ए फाइंड करना था। उसके बाद अब हमारे सारी वेन डायग्राम्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। से आपने ना इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन के अंदर आपको दे दी है, तो इससे आप पहले ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लें। ठीक है, इनको देख के वैसे आप कर सकते हो कि आप इंटरसेक्शन लें तो वो कॉमन वाला हिस्सा आता है, फिर उसका इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के साथ लें, लेकिन वो वेन डायग्राम से डायरेक्ट करने में ना थोड़ा सा आपको मसला होगा, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैं आप लोगों को ऑल्टरनेटिव बताती हूँ, तरीका थोड़ा लंबा होगा इससे, लेकिन एक्यूरेट आंसर आएगा, उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा आपको। पहले ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। कैसे पता चल रहा है, देखें ए ये वाला सर्कल है ना, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, 1 2 4 5, इस सर्कल के अंदर 1 2 4 5। ठीक है, बी के अंदर क्या आ रहा है, इस सर्कल के अंदर देखें क्या आ रहा है, 2 3 5 6 आ रहा है, 2 3 5 6। सी के अंदर क्या है, सी ये वाला सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर देखें 4 5 6 7 आ रहा है, 4 5 6 7। साथ में हमें यू की भी ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो हम यू भी लिख लेते हैं। यू क्या होगा, इस पूरे के अंदर जितने नंबर आपको नज़र आ रहे हैं वो यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके अलावा देखें हमें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ रही है, बी कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ रही है, और सी कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो हम वो भी साथ ही निकाल के लिख लेते हैं ताकि हमें आगे मसला ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू में से ए माइनस करना है, 1 2 3 4 5 ये कट हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा यू में, 6 7 8। अच्छा जी, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से बी निकाल देना है, 2 भी निकाल दें, 3 भी निकाल दें, 5 भी निकाल दें, 6 भी निकाल दें, तो 2 3 5 6 निकाल दें, तो पीछे बचता है 1 4 फिर 7 8। ठीक हो गया। अब सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने, तो यू में से आप सी को माइनस करेंगे, 4 5 6 7 आप माइनस कर दें, तो पीछे क्या बचता है 1 2 3 8। ये हमने कॉम्प्लीमेंट्स भी निकाल लिए। अब चलते हैं पहले की तरफ। पहले में क्या है, आपने इसको शेड करके बताना है ना कि कौन सा हिस्सा शेड होने वाला है। ठीक है, तो देखें इसके अंदर क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। ये ए और बी है ना, इसका इंटरसेक्शन लें तो क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ें लेते हैं ना हम, 2 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया 2 5। उसका अब इंटरसेक्शन लेना सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये सी कॉम्प्लीमेंट है और ये 2 5 है, तो 2 5 और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ना, यानी ये वाला हिस्सा सिर्फ आप शेड करेंगे। ठीक है, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ये तो आप लोगों ने सारी चीज़ें सीखी नहीं है, इन्हीं से बस आपने आंसर निकालना है। इसका जो आंसर आता है वो हिस्सा आपने बस शेड कर देना है। ठीक है, दूसरे पे चलें। ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी और सी का यूनियन क्या आएगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं ना, बी और सी का यूनियन आएगा 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। अब उसका यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये 6 7 8 को हम इसके साथ मिला के लिख देंगे, तो वो हमारा आंसर बनेगा 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ आ रहा है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 3, फिर ये 4 है, ठीक है, फिर ये 5 है, 6 7
और 8 में ये सारा हिस्सा आता है, यानी सिर्फ ये ए वाला हिस्सा 1 वाला शेड नहीं होगा, बाकी सारा आ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने बनी भी हुई है। इसमें हमने 2 को शेड किया था और इसमें आप देखें सिर्फ 1 वाला हिस्सा शेड नहीं होगा, बाकी सारा आ जाएगा। ठीक है, थर्ड देखें, ए माइनस बी लेना है, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ। पहले ए माइनस बी लेते हैं हम। ठीक है, ए माइनस बी, तो ए और बी में से सेम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 1 और 4 बचा, तो इसका आंसर आ गया 1 4। 1 4 का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका इंटरसेक्शन 1 4 के साथ लेंगे तो सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, सिर्फ 4 वाला हिस्सा शेड होगा। ये हमारे पास 4 लिखा हुआ था, तो सिर्फ 4 वाला पार्ट आपने शेड कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आप अगला देख लें, फोर्थ वाला सॉरी, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। ये ए है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है और 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, यही आ रहा है ना बस, तो यानी 1 और 4 आ गया हमारा इस ब्रैकेट का आंसर। अब इसका यूनियन लेना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये सी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का यूनियन लें, यूनियन में सबको मिला के लिख देते हैं ना हम, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 8 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 8 वाला हिस्सा आपने शेड करना है। तो देखें 1 2 3 4 और 8 बाहर वाला सारा है, तो ये सारा हिस्सा शेड होगा, 5 6 7 वाला आपने खाली छोड़ देना है। ठीक है, ये शेड करने का आसान तरीका है। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप देखेंगे जी बी के अलावा हमने सारा लेना है, फिर उसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन आप वैल्यूज़ को लेके करेंगे, सॉल्व करके, जैसे मैंने आपको बताया पेपर में, आप बेशक इसको रफ शीट जो मिलती है उस पर सॉल्व कर लें ना, तो इसको सॉल्व करके फिर आप शेड करेंगे तो कभी भी आपका गलत आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट शेडिंग होगी आपकी। नेक्स्ट आप लोगों ने अब ये खुद करना है। ठीक है, इसमें ये स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम बनाएं, राइट हैंड साइड की बनाएं। आपको उन्होंने जो है वो डायग्राम दी हुई है, तो आप यहाँ से देख लें कि ए क्या होगा। ए के अंदर देखें 1 और 2 आ रहा है ना, इस सर्कल के अंदर 1 और 2 आ रहा है, तो ए हम 1 2 लिख लेते हैं। बी क्या है हमारे पास, बी 2 3 है, तो वो 2 3 लिख लें। यू क्या होगा, 1 2 3 4, जितने भी नंबर नज़र आ रहे होते हैं वो सारे यू में आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने पहले a माइनस बी फाइंड करना है, फिर a में से उसको माइनस करना है, तो a माइनस बी करेंगे तो 2 कट हो जाएगा, तो a के अंदर 1 बचा ना, तो ये 1 आ जाएगा। फिर a में से इसका आंसर माइनस करना है, तो a क्या था 1 2, 1 2 में से ये माइनस करेंगे, 1 कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। तो देखें ये 2 वाला हिस्सा शेड किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, लेकिन हम क्योंकि वो मेथड फॉलो कर नहीं रहे, हम तो वैल्यूज़ वाला कर रहे हैं, तो आप इससे बस डायरेक्ट आंसर निकालें 2, तो वो आप दरमियान वाला 2 वाला हिस्सा शेड कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरी साइड आपने देखनी है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आता है, ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है ना, तो 2 वाला हिस्सा शेड हो जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम बनी वही राइट हैंड साइड की बनी, तो इससे प्रूव हुआ कि ये दोनों साइड्स का आंसर सेम है। सिमिलरली आपने इसका सेकंड और थर्ड पार्ट ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, मैंने जैसे बताया इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया, आपको स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमने ए बी और यू की लिखी हैं उनको यूज़ करते हुए एक साइड का आंसर निकाल लें, वही दूसरी का भी होगा ना, तो एक साइड का आंसर निकाल लें, वो वाला हिस्सा शेड करें और दूसरी का भी वही शेड कर देंगे। ठीक है, ये हो गए जी हमारे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे आपके पास आ जाते हैं कि आपने मेंबरशिप टेबल यूज़ करते हुए आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। तो मेंबरशिप टेबल आपने ड्रॉ करना सीख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड का हम अलग से बनाएंगे और वही राइट हैंड साइड का भी अलग से बनाएंगे, या आप एक ही टेबल में एक मज़ीद कॉलम बना के भी उसको कर सकते हैं। तो पहले देखें, हम सिर्फ ए और बी नज़र आ रहा है, यानी पी क्यू की तरह हम उसके 4 रोज़ बनाएंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 0 की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब पहले देखें ब्रैकेट वाली चीज़ हमने करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे, a माइनस बी। a माइनस बी आपको मैंने बताया था p इम्प्लाइज q का नॉट इसकी इक्वल होता है। नॉट में क्या था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है, लेकिन उसका हम नॉट लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। फिर a में से इसको माइनस करना है, यानी अब a का आपने इम्प्लाइज लेना है किसके साथ, a माइनस बी के साथ, और फिर उसका नॉट लेना है। ठीक है, अब ये p हो गया ना और ये q हो गया, तो ये p है और ये वाला q है, इन दोनों का इम्प्लाइज लेके उसका नॉट लेना है। इम्प्लाइज में वही बात, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है, लेकिन नॉट लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। फिर पहला ट्रू दूसरा ट्रू है तो वो ट्रू होना चाहिए था, लेकिन उसका फॉल्स हो जाएगा अगर हम नॉट लेंगे। तो इसी तरह से इनमें तो कोई ट्रू है ही नहीं, तो ये वैसे ही आपका 0 हो जाएगा नॉट लेने से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का ये कॉलम बन गया। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे,
ए इंटरसेक्शन बी है, तो इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था एंड की तरह काम करता है। तो ए और बी में देखें जहाँ दोनों 1 है वहाँ आंसर 1 होगा, जहाँ एक भी 0 आ गया वहाँ पे आंसर्स हमारे 0 हो जाएंगे। तो देखें जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वही राइट हैंड साइड का आंसर आया है। सो प्रूव दैट ये जो दोनों साइड्स हैं वो सेम है। ठीक है, इसी तरह से आपने इसका कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, पहले और बी का तो बना लिया ना हमने, फिर पहले हमने इंटरसेक्शन बी का बनाना है, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट का बनाना है। इधर आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट का बनाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का बनाएंगे, फिर उसके यूनियन का बनाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, एंड की तरह काम करना है। दोनों 1 होंगे तो आंसर 1 है, दोनों 1 और कहीं भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट से मुराद हमने कहा था नॉट। ठीक है, 1 को 0, जो 3 0 थे उनको 1 कर दिया। फिर ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में ए वाली वैल्यूज़ को उलट कर दें। 2 1 थे वो 2 0 हो गए, जो 2 0 थे वो 2 1 हो गए। बी कॉम्प्लीमेंट में 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0 और 0 को 1। फिर यूनियन में क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, यानी दोनों का और, यूनियन में और होता है ना, एक भी 1 होगा तो आंसर 1 होगा। यहाँ कोई 1 है नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो ये तीनों 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड इज़ अप टू यू कि ये आप लोगों ने करनी है थर्ड। और अगर कोई मसला आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये हमारा हो गया जी लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट। काफ़ी लंबा था लेकिन मेरे ख्याल में अब आप लोगों का क्लियर भी हो गया होगा, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, मुश्किल चीज़ नहीं थी। बस डिस्क्रीट मैथ ना आपका मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसकी बुक बड़ी लंबी है, यानी आपके बड़े लंबे लंबे लेसन आएंगे आगे भी जाके। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मतलब अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी पेपर भी आता है इसका। बस सिलेबस थोड़ा ज़्यादा ये मसला है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।